हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं हिमाचल होमगार्ड 2026 का मॉक टेस्ट 3। तो पूरे 50 क्वेश्चनों का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन होने वाला है, जिसमें एचपीजी के मैथ, हिंदी और इंग्लिश के बेहतरीन सवाल शामिल हैं। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से सीधे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी के अब अपना मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1966 में कांगड़ा जैसे जिले किस राज्य के से हिमाचल प्रदेश में शामिल किए गए। तो देखो यहाँ पे पूछा क्या गया ना, यहाँ पे पूछा गया है कि 1966 में जो है कांगड़ा जैसे ज़िले जो है ना किस राज्य से हिमाचल में ऐड ऑन किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन ए, पंजाब। देखो पंजाब जो है, ये कांगड़ा जो था ये पहले किसके अंडर आता था, ये पंजाब के अंडर आता था। फिर आपने ध्यान रखना 1966 में जो है इसको क्या किया गया था, इसको हिमाचल में ऐड ऑन किया गया था। क्लियर हो गया। और कांगड़ा के बारे में आपने ध्यान रखना, ये पॉपुलेशन के आधार पे जो है ये भारत का, ये हिमाचल का सबसे बड़ा राज्य है, सॉरी हम सबसे बड़ा ज़िला है। क्लियर हो गया। अगर हम बात करेंगे, देखिए अगर हिमाचल के एरिया की बात करेंगे तो आप सबको पता ही होगा हिमाचल का एरिया कितना, 55,673 वर्ग किलोमीटर ये हिमाचल का एरिया है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अगर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा की, तो इसका गठन कब हुआ था फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 1952। 1952। तो ये आपने ध्यान रखना है। और पहली बार अगर इसमें देखो इसके अंदर कितनी विधानसभा की सीटें थी, तो याद रखना है 36 सीटें थी। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को जो है क्या बनाया गया था, फर्स्ट सीएम यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। कब, वो भी आपने ध्यान रखना, 24 अप्रैल 1952 को इनको जो है एज ए सीएम के तौर पे यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। चलिए, तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो एम रखते हैं 50 लाइक का, तो आई होप आप पूरा कर लोगे इसको। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बेहतरीन जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट लेके आऊँ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त प्रांत चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में कब हुआ था। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रोविंस के रूप में कब किया गया था। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, 1948। तो 1948 को क्या किया गया था, तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को, कितनी 30 छोटी बड़ी रियासतों को जो है मिलाकर हिमाचल का गठन किया गया था और हिमाचल को एक मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में एड ऑन किया गया था। और इसके जो पहले चीफ कमिश्नर थे ना वो कौन थे, वो थे ई पेंड्रल मून। वो आपने ध्यान रखना, ई पेंड्रल मून इसके पहले जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस बने थे। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो ये आप सबको पता ही होगा कि कब दिया गया था। तो ध्यान रखना है 25 जनवरी 25 जैन 1971 को जो है हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अच्छा, यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा किस एक्ट के तहत दिया गया था, तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के तहत इसको दिया गया था। और हिमाचल कौन से नंबर का राज्य बना था, वो भी आपने ध्यान रखना, 18वें नंबर का राज्य यहाँ पे बना था। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मंडी को पहाड़ों की वाराणसी क्यों कहा जाता है। इसके पीछे क्या फैक्ट है, झीलों के कारण, मंदिरों के कारण, वनों के कारण या नदियों के कारण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी, मंदिरों के कारण। आप सबको पता ही होगा, तो जो मंडी है वहाँ पे अप्रॉक्स आप देख सकते हो कि 80 से भी ज़्यादा क्या है यहाँ पे मंदिर है। तो मंदिर ज़्यादा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसकी तुलना पवित्र शहर वाराणसी काशी से की गई है, जिसे छोटी काशी कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये आपने ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे प्रसिद्ध टेम्पल है, जैसे भूतनाथ टेम्पल हो गया, पंचवक्त्र टेम्पल हो गया, त्रिलोकीनाथ मंदिर हो गया, ये कुछ फेमस टेम्पल है मंडी डिस्ट्रिक्ट के। हिमाचल प्रदेश के प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के जो प्रजामंडल थे उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना। ठीक है, तो उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना इसका एक मेजर मोटिव था। अगर हम बात करेंगे जो ये प्रजामंडल था ना, इसका ये कभी हेल्ड किया गया था, तो 1939 को यहाँ पे जब धामी गोलीकांड हुआ था। तो ये भी आपने ध्यान रखना, धामी गोलीकांड कब हुआ था, ये 1939 में होता है। इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, वो थे भागमल सोठा, भागमल सोठा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
बिलासपुर राज्य का पुराना नाम क्या था? तो बिलासपुर का क्या कैलूर है, त्रिगत है, कुलूत है या फिर बुशहर है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन ए कहलूर। तो कहलूर जो है बिलासपुर का पुराना नाम है। अगर हम बात करेंगे बिलासपुर रियासत की स्थापना किसने करी थी, तो वो चंदेल राजपूत वंश के राजा जो वीर चंद थे ना, उन्होंने यहाँ पे इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, उनके समय पे इसको कहलूर कहते थे। और अगर हम बिलासपुर शहर की बात करेंगे तो वो कौन थे, वो थे राजा दीपचंद। कौन थे वो? दीपचंद, जिन्होंने इसकी स्थापना कब करी थी? 1663 ईस्वी में उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, बिलासपुर शहर की स्थापना। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय किस वर्ष किया गया था? तो आई होप सबको ही पता होगा, हिमाचल प्रदेश में जो बिलासपुर का विलय कब किया गया था, वो किया गया था 1954 में। बट पूरी डेट आपने ध्यान रखना, 1 जुलाई 1954 में जो है इसकी मतलब हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर को का विलय किया गया था। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। राजा संसार चंद का संबंध किस क्षेत्र से था? तो राजा संसार चंद का जो यहाँ पे रिलेशन था वो कांगड़ा से था, तो आप सबको पता ही होगा। तो कांगड़ा को जो पहले त्रिगर्त के नाम से भी जाना जाता है, त्रिगर्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे कटोच वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था यहाँ पे संसार चंद। ठीक है, तो इसलिए आपने ध्यान रखना कि 1805 में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने संसार चंद को महल मुरियो नामक स्थान पर क्या किया था? हराया भी था। ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, किन्नौर पहले किस रियासत का हिस्सा था? तो देखिए किन्नौर जो है फ्रेंड पहले किस रियासत का हिस्सा था? क्या चंबा है, बुशहर है, मंडी है या सिरमौर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी बुशहर। तो बुशहर जो है एक चीनी तहसील हुआ करता था। तो किन्नौर को आपने ध्यान रखना 1 मई 1960 को इसको हिमाचल प्रदेश में महासू जिले से अलग करके छठा राज्य यहाँ पे बनाया गया था। छठवां राज्य इसको डिक्लेयर किया गया था। और पांचवा राज्य आपने ध्यान रखना वो कौन सा था? वो बिलासपुर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूँ है, चावल है, मक्का या जौ है? तो इसका जो आपने राइट आंसर रखना है याद, वो रखना है ऑप्शन ए गेहूँ। तो गेहूँ इसका राइट आंसर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो उपज होती है वो किसकी होती है? गेहूँ होती है। उसके बाद मक्का आता है और फिर उसके बाद क्या आता है? चावल आता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीढ़ीनुमा खेती हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः क्यों की जाती है? रेगिस्तानी भूमि के कारण, पहाड़ी भूभाग के कारण, या फिर समुद्री जलवायु के कारण, या फिर समतल भूमि के कारण? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी पहाड़ी भूभाग के कारण जो है यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश पार्ट सी राज्य कब बना था? तो हिमाचल प्रदेश जो है पार्ट सी का राज्य का दर्जा कब दिया गया था इसको? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 1950 है ना। तो देखो जो पार्ट सी का दर्जा दिया गया था बेसिकली इसको वो दिया गया था 1951 में, है ना। तो 1951 में इसको पार्ट सी का दर्जा दिया गया था। और कब तक ये रहा था? 1956 तक जो है ये पार्ट सी का दर्जा था। फिर 1956 से इसको यहाँ पे यूटी बना दिया गया था हिमाचल को। ठीक है, तो कब तक रहा था? फिर 1971 तक जो ये यूटी रहा था। और 1948 में इसको मुख्य आयुक्त क्षेत्र डिक्लेयर किया गया था। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। सत्यानंद स्टोक का हिमाचल प्रदेश के संबंध किस कारण प्रसिद्ध है? तो सत्यानंद स्टोक क्यों जाने जाते हैं? तो देखो ये क्यों जाने जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी सेब की खेती के लिए जाना जाता है। क्योंकि अमेरिकी मूल के ये सत्यानंद स्टोक जो है ना, इन्होंने याद रखना है 1916 में जो है कोटगढ़ शिमला में इन्होंने पहली बार अमेरिकी किस्म के जो है एप्पल यहाँ पे पौधे लगाए थे, जिसके कारण जिससे हिमाचल में सेब क्रांति की शुरुआत हुई। तो इसलिए उनको जाना जाता है यहाँ पे सेब की खेती के लिए, है ना। तो इसका इनका रिलेशन था सत्यानंद स्टोक्स का। तो ये थे हमारे पास HPG के। अब नेक्स्ट जो सेशन आता है वो आता है फ्रेंड मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो एक कार पहले 60 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में और अगले 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, औसत चाल क्या होगी? देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे हमारे से एवरेज पूछी गई। तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे 60 किलोमीटर है प्लस एक कार है, दूसरी कार 80 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो टोटल 1-1 घंटे का डिस्टेंस है ना, तो मतलब एक एक तो कितना हुआ टोटल? अगर हम बात करेंगे तो 140। ठीक है, अपॉन में हम करेंगे 2,
तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 70, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी एवरेज रहेगी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की चाल से जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है ना वो 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की चाल से जाता है और उसी दूरी को वो 40 किलोमीटर से वापस भी आता है, तो एवरेज क्या रहेगी। तो देखिए एवरेज किस तरह से इसमें डिफाइन, इसमें एक फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, 2xy मल्टीप्लाई मतलब अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इसका फॉर्मूला रहता है। तो कैसे 2 मल्टीप्लाई को 60 गुणा 40 करेंगे और साथ में इनको हम जमा करेंगे, जैसे 40 प्लस 60 है ना, तो ये कितना हो गया टोटल, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 100। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है, तो एक जीरो से ये कैंसिल हो गई और एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 6 2 12, 12 चौके 48, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 48। क्लियर, तो 16 का भी राइट आंसर आपने ध्यान रखना 48। नेक्स्ट आता है, एक ट्रेन 300 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल क्या रहेगी। तो देखो उसकी चाल सिंपल है फ्रेंड, तो उसकी चाल कैसे रहेगी, तो इसका देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, 300 अपॉन सीधा क्या कर देना आपने 5, तो इसको कट कर लो तो कितना होगा 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी संख्या का 75% इक्वल टू 150 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसको भी कैसे कर सकते हो आप, जैसे 75 है, 75% ऑफ 150 है ना, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अपॉन 100 में आ जाएगा और ये अपॉन जो है ये क्या चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 75 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है और 4 ये होता है और ये होता है 50 और इसका कितना हो गया मल्टीप्लाई बाय करके 5 के 20 यानी 200 है ना, 200, तो 200 इज़ द इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है ना, 18 का क्या हो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। क्लियर है, समझ आ रहा है सबको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो वीडियो फ्रेंड अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना है। इसी तरह से हम जो है आपका जो पेपर है 23 को, तो तब तक हम डेली जो है डेली बेस पे मॉक टेस्ट यहाँ पे सॉल्व किया करेंगे, ताकि आपको अपनी प्रेपरेशन और प्रेपरेशन का पता लग सके और आपको कितना जो है कितना बूस्ट करना है तो वो आपको पता लगता रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक संख्या 200 से बढ़कर 240 हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है, कितनी है। देखिए एक एक आर्टिकल है ना, यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो 200 से कितनी हो जाती है 240 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हुआ उसके अंदर 40 का इंक्रीज़ हुआ, कितने में से हुआ 200 में से हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो सीधे है ना, 100 2 और 2 से इसको सॉल्व करके इसको अगर 2 से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 है ना, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन यहाँ पे सी रहेगा 20, तो 20 इज़ द राइट आंसर, यानी 20% का इसमें क्या होगी वृद्धि होगी। नेक्स्ट आता 500 की वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए एक आर्टिकल है वो 500 का है ना, तो 500 का अगर हम 10% के हिसाब से करेंगे तो 10% क्या होता है इसका 50, तो 50 है, तो 50 सिंपल है कि 500 में से 50 माइनस कर दो तो कितना रहेगा 450, तो 450 इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है सीपी जो है 400 है एंड लॉस 100 का हो जाता है, तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो देखिए इसमें अगर आप देखते हैं तो कितना रहेगा 400 है, ठीक है, और इसको माइनस यहाँ पे लॉस कितना होता है 100 होता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे कितना आंसर रहेगा 300, तो 300 इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ CP 180 एंड प्रॉफिट 30%, तो इसमें से तो CP क्या बताया गया, तो यहाँ पे क्या बताया गया किस तरह से। तो देखो यहाँ पे अगर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे इसका कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, 180 माइनस वही है 30 है ना, तो कितना रहेगा 150, तो 150 इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है 2:3 एंड 4:5 का यहाँ पे बताया गया कि इसका कंपाउंड रेशो बताना है कि कितना है। देखो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2:3 हो गया, ठीक है, और 4:5 हो गया, तो यहाँ पे 3 होगा यहाँ पे 4 होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे कितना रहेगा 8, यहाँ पे हो गया 12 और यहाँ पे हो गया 15। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो रेशो रहेगा, यहाँ पे पूछा किसका गया है
फाइंड द कंपाउंड रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कंपाउंड रेशो की तो वो कितना रहेगा, तो यहाँ पे 8 और 15, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, है ना, 8 एंड 15। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वही है कि इफ़ ए एंड बी कितना हो गया, ए एंड बी जो रेशो रहेगी वो कितनी रहेगी फ्रेंड। अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना फ्रेंड, देखो ये कैसे होगा, ये आपने देखो कैसे इसको करना है। 2:3 होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4:5 है, ठीक है। इसको डायरेक्टली करो आप, कैसे, 4 × 2 कितना हो गया 8, और 5 3 ज़ा कितना होता है 15, तो बस डायरेक्टली ऐसे ही है 8:15, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे उस तरीके से जो हमने पहले किया था, जैसे ए एंड रेशो बी कितना है 3:4 है, ठीक है, और दूसरे का कितना है 5:6 है। इस तरह से ये 4 रहेगा, ये कितना होगा 5, तो ये हो गया 15, और ये हो गया 20, और ये हो गया 24। तो यहाँ पे पूछा गया कि ए और सी का कितना रहेगा 15, और 4 का कितना रहेगा 24, तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन, सॉरी, जब इसको आप सॉल्व करोगे फ्रेंड तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन, वो कितना रहेगा आपका राइट आंसर, वो रहेगा 5:8, ठीक है। तो 5:8 इस तरह से आप इसको कर सकते हैं सॉल्व, वो देख लेना आप, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई गई है 20/7। तो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे अगर हम रेडियस निकालते हैं तो वो इसका जो फॉर्मूला क्या रहता है वो रहता है πr², ठीक है, πr²। तो कैसे 22 × 7 × 14 है ना, तो इस तरह से 7 को अगर हम डिफाइन करते हैं तो टोटल अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा 614 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 616 सेंटीमीटर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, एक समकोण त्रिभुज की कर्ण 13 सेंटीमीटर और भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली अगर आप इसको देखते हैं तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट आता पार्ट सी, अब हम इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश देखते हैं, विच इज़ एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या रहेगी यहाँ पे फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए विच, है ना। विच क्या है, विच, हु, दैट, ये सारी कैसी है, ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है, चूज द करेक्ट वर्ड, ही डैश डैश प्लेइंग। तो ही प्लेइंग क्या है, इज़, आर, एम या वाई। फिर इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन ए इज़ यहाँ पे आएगा, क्यों क्योंकि इज़ जो है ना ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में इज़ का यूज़ हम करते हैं ना, प्लेइंग। क्लियर। नेक्स्ट, विच इज़ अ लाइकिंग वर्ब, है ना, विच इज़ द लाइकिंग वर्ब। तो लाइकिंग वर्ब क्या है, वॉज, रन, ईट, जंप। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए वॉज। तो वॉज क्या है, वॉज, इज़, आर, एम, ये जो सारी क्रिया है ना इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉम्प्लीमेंट, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं लाइकिंग वर्ड, क्योंकि ये सबके साथ क्या होती है, ये यहाँ पे जोड़ती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडजेक्टिव शो क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कौन सा एडजेक्टिव शो करता है, तो क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे, लिटिल है, रेड है, फास्ट है या बिग है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए लिटिल। लिटिल होता है मात्रा, ये क्वांटिटी होती है, ठीक है। जैसे लिटिल वाटर, 1 लीटर वाटर हो गया, है ना। बिग अगर बिग हो गया, बिग और फास्ट गुणवत्ता के आकार को ये दर्शाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, विच एडजेक्टिव शो नंबर। तो कौन सा नंबर जो है यहाँ पे शो करता है, 5, ब्यूटीफुल, रेड, फास्ट। तो सीधा सा मतलब है कि 5 ये क्या रहेगा, ये आपका एडजेक्टिव शो नंबर रहेगा। नेक्स्ट आता है, विच एडवर्ब शो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हुई है, तो फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे किस में देखने को मिलेगी आपको, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अक्सर होता है, तो वो ऑफन होता है, क्या होता है, ऑफन होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अक्सर अक्सर होता है, जो कि किसी हाउ फ्रीक्वेंट होता है ना, कितनी बार ये रहता है,
उसके बाद नेक्स्ट चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो ही इज़ फॉन्ड डैश डैश म्यूज़िक। तो वो क्या यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, वो है ऑप्शन बी ऑफ, है ना, ही फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। तो इसका यूज़ यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन होती है ये, है ना। तो फाउंड के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है, ठीक है। तो फाउंड ऑफ, क्लियर। नेक्स्ट आता है विच कंजम्पशन शोज रिजल्ट। तो कौन सा कंजम्पशन जो है शो रिजल्ट करता है, सो, एंड, और या बट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए सो। तो सो इज़ द राइट आंसर हो गया। विच इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिज सॉरो। तो सॉरो की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या जैसे मतलब इंटरजेक्शन होता है, तो अल्लाह होता है, वाओ, हरी अप, ओप्स। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए अल्लाह ना। तो ये दुख और शोक को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जबकि वाव और हर्ष जो है ये खुशी के लिए किया जाता है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है किसकी, अचीव की। तो देखो अचीव की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है फ्रेंड वो क्या होती है, वो होती है ऑप्शन ए, याद रखना, ACHIEVE। ये अचीव होता है प्राप्त करना, है ना। तो अचीव की फुल फॉर्म है, ये आपने मतलब स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग ये आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है सिनोनियम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का सिनोनियम क्या होता है, पावरफुल होता है, वीक होता है, थिन होता है या स्मॉल होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए पावरफुल। तो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, और पावरफुल क्या होता है, ये भी मजबूत। इस सिनोनियम की बात हो रही है, ठीक है। चल नेक्स्ट आता है एंटोनियम ऑफ नियर इज़। तो नियर का एंटोनियम क्या है, फार है या फिर क्लोज है, नेक्स्ट है या फिर अराउंड है। तो नियर का आपको पता ही होगा, इसका क्या राइट आंसर रहेगा, फार। तो फार होता है दूर, और नियर क्या होता है, पास होता है। तो ये थे हमारे पास इंग्लिश सेक्शन। अब हम बात करेंगे हिंदी सेक्शन। तो हिंदी सेक्शन में 39 क्वेश्चन देखते हैं। दयालुता, दयालुता किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप सबको पता ही होगा दयालुता किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक है। क्यों, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इसमें जो है ना दयालु है, तो दयालु को हम नहीं देख सकते, मतलब वो एक भाव है, वो एक आपकी भावना होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, भाववाचक। नेक्स्ट आता है गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। तो गंगा किस प्रकार की संज्ञा है वो हम देखते हैं। तो क्या ये जातिवाचक है, क्या व्यक्तिवाचक है, फिर द्रव्यवाचक है, या फिर भाववाचक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक। तो गंगा जो है ये कैसी, ये किसी स्थान को रिप्रेजेंट करती है ना, विशेष नदी का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहते हैं। नेक्स्ट आता है टोली को किस प्रकार की संज्ञा है। टोली किस प्रकार की एक संज्ञा होती है वो हम देखते हैं। टोली देखो किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप सबको पता होगा ये एक समूहवाचक संज्ञा है ना। टोली, तो टोली मंडली होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये क्या रहेगी, एक समूहवाचक संज्ञा रहेगी। रमन ने फल खाया, वाक्य में फल कौन सा कारक है। तो देखिए रमन ने फल खाया, तो रमन ने क्या किया, कर्म। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए कर्म। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं ना। तो यहाँ पे फल इसका जो राइट आंसर होगा कर्म। वह बहुत अच्छा है, मैं बहुत क्या है। देखो बहुत क्या है, विशेषण है, अवयव है, संज्ञा या फिर क्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विशेषण। तो देखो वो बहुत अच्छा है। देखो अच्छे तो सभी होते हैं बट वो बहुत है ना, तो बहुत में क्या रहेगा, विशेषण रहेगा। नेक्स्ट आता है बहुत जल्दी आया, मैं जल्दी क्या है। देखो बहुत जल्दी आया, जल्दी में क्या है, अवयव है, संज्ञा है, क्रिया है या विशेषण है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए अवयव। तो अवयव जो है ये क्रिया विशेष से अवयवी होते हैं। जल्दी शब्द जो है ये क्या है, ये आया की विशेषता को बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है राजा का स्त्रीलिंग क्या है। तो राजा का जो स्त्रीलिंग होता है फ्रेंड वो क्या होता है, रानी। ये आप सबको पता ही होगा, राजा का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, रानी होता है, क्लियर। नेक्स्ट आता है कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो वो होता है कवित्री। क्या होता है, कवित्री। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कवित्री कैसे लिखा जाता है। देखो याद रखना है कवयित्री, है ना। तो कवित्री को इस तरह से आपने लिखना है। कई बार इसको सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है कि बताओ करेक्ट वन क्या रहता है। नेक्स्ट है दरवाजा का बहुवचन क्या होगा। तो दरवाजे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो दरवाजे का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा, दरवाजे, दरवाजा, दरवाजो या दरवाजिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए दरवाजे। तो दरवाजा का क्या रहेगा, दरवाजे, क्लियर।
पक्षी कौन सा वचन है? तो पक्षी आपको पता ही होगा, पक्षी देखो पक्षी क्या रहते हैं वैसे, एक वचन, बहुवचन या दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, एक वचन। तो पक्षी मूल रूप से पक्षी एक वचन ही होते हैं। इसका बहुवचन वाक्य प्रयोग के अनुसार पक्षी या पक्षियों होता है। क्लियर। नेक्स्ट था बच्चे ने गेंद फेंकी में गेंद कौन सा कारक है? तो बच्चे ने गेंद फेंकी, तो ये क्या क्या रहेगा कारक? तो ये रहेगा कर्म, है ना, कर्ता ने, है ना। तो यहाँ पे बात आ रही है कर्ता ने गेंद फेंकी, है ना। तो गेंद में कौन सा कारक रहेगा? वो कर्म यहाँ पे रहेगा ऑप्शन ए। एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता, ये का सही अर्थ क्या रहेगा? डर जाना, सावधानी रखना, खेलना या जीतना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी, सावधानी रखना। तो ये थे हमारे पास टॉप 50 क्वेश्चन फ्रेंड। आई होप आपने अच्छे से अपना मॉक टेस्ट लगाया होगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हुए, और इससे आपकी तैयारी का पता लग जाएगा और कितना आपका लेवल है, किस तरह से मतलब आप अपनी तैयारी को यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो सही हुए हैं। और नेक्स्ट पीडीएफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जल्दी से जो नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके पास तुरंत जो है यहाँ पे ये जो पीडीएफ तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।